नमस्कार दोस्तों। तो आज जो भी हमारी 2D शेप्स होती हैं जितनी भी, उन सब के जो भी क्षेत्रफल और परिमाप होते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं कि किसी भी आकृति का कोई भी 2D शेप है, द्विमीय ज्यामिति है, उस द्विमीय ज्यामिति के किसी भी शेप में का अगर हमें परिमाप निकालना हो या हमें क्षेत्रफल निकालना हो। ठीक है, देखो इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई हो गई तो ये दो विमाएं हो गई, इसलिए इनको हम बोलते हैं 2D शेप्स। ठीक है, अब बात करते हैं पहली जो आकृति है ये हमारा है वर्ग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। इस स्क्वायर का हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा इसका एरिया। देखो पहली चीज तो ये आती है कि एक ऐसी आकृति होती है वर्ग जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। मान लेते हैं कि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां हैं ए, और इसके सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं। और एक चीज और होती है इसमें कि इसके जो विकर्ण होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला दें तो एक विकर्ण बन जाएगा, और इससे इसको मिला दें तो ये दूसरा विकर्ण बन जाएगा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं इनके विकर्णों की लंबाइयां भी समान होती है। तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और साथ में उसके विकर्णों की लंबाइयां भी समान हो, उसे हम बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग का परिमाप होता है, वो होता है हमारा सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो चारों को जोड़ देंगे तो 4a आ जाएगा, 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4a इसका परिमाप आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो a इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमें वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालनी हो तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा, तो हमें कर्ण निकालना है, यही हमारे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगी विकर्ण की लंबाई। अगर हमें निकालनी हो तो विकर्ण की लंबाई होती है इसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट 2 ए स्क्वायर। ए बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगी रूट 2 ए। तो ये हमारे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो ये वर्ग के बारे में सारी चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली आकृति की तरफ। दूसरी हमारी आकृति है, ये है हमारा आयत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो वर्ग के जैसा ही होता है ये। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, इसमें क्या होता है आमने सामने की ये भुजाएं हैं ये समान है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आपको दिख रहा होगा ये दो बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं, इधर भी दो बराबर के, इसका मतलब ये दो भुजाएं आपस में बराबर है और ये दो आपस में बराबर है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, सभी कोण इसके भी 90 डिग्री के होते हैं, और इसके भी जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये डायगोनल है विकर्ण है, ये समान होते हैं। ठीक है, तो इस आयत का अगर हमें परिमाप निकालना हो तो आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, दो लंबाइयाँ हैं इसमें और दो चौड़ाई हैं। देखो इसमें लेंथ को ए से रिप्रेजेंट किया है और विड्थ को बी से रिप्रेजेंट किया है, चौड़ाई को। तो हम यहाँ पे उसी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2 ए प्लस बी। ठीक है, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सामान्यतः लंबाई को L लिखते हैं और चौड़ाई को B लिखते हैं। अगर यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे A इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, तो L यहाँ पे लंबाई है और B चौड़ाई है। तो ये हमारे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमें आयत का विकर्ण निकालना हो, जैसे हमने अभी वर्ग का विकर्ण निकाला था, वैसे ही इसमें भी ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें भी ये विकर्ण वो कर्ण ही है। तो कर्ण निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए और बी हमने चौड़ाइयाँ दी हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें आयत के बारे में होगी। नेक्स्ट आकृति पे बढ़ते हैं अगली पे, और अगला है हमारा वृत्त। तो ये होता है हमारा वृत्त, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कल। ठीक है, देखो वृत्त क्या होता है, वृत्त के अंदर रेडियस होती है, और इस रेडियस की जो रेडियस होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, ये पूरा डायमीटर होता है, और डायमीटर अगर आप निकालना चाहोगे, ठीक है, इसको रेडियस को बोलते हैं हम त्रिज्या, और डायमीटर को हम बोलते हैं व्यास।
तो जो व्यास है ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो एक ये त्रिज्या है और दूसरी इधर त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, तो इसे हम 2 × r कह सकते हैं। ये सरकमफेरेंस यानी इसकी परिधि है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। तो अगर हमें परिधि की लंबाई निकालनी हो तो वो होती है हमारी 2πr। और इसका क्षेत्रफल अगर हमें फाइंड करना हो तो क्षेत्रफल यहाँ पे होता है πr²। और जो पाई की वैल्यू होती है वो या तो 22/7 ली जाती है या 3.14 ली जाती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया होगा कि पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है। तो ये हमारे वृत्त के बारे में सारी जानकारियां होगी। नेक्स्ट 2D शेप पे बढ़ते हैं और अगला है हमारा त्रिभुज, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं, देखो परिमाप जो होता है त्रिभुज का, तो परिमाप तो सिंपल है। अगर कोई भी हमें त्रिभुज दिया जा रहा है, जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज होता है और इसकी भुजाओं की लंबाई हमें पता चल जाए, तो हम तीनों को जोड़ देंगे a+b+c, तो ये हमारा परिमाप आ जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्षेत्रफल। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के त्रिभुज आपके लिए लिए हैं। क्षेत्रफल होता है, सामान्य फॉर्मूला होता है इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। तो अगर हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर हमें आधार और ऊंचाई के अलावा और चीजें दी जाएं, लेकिन अगर हमें आधार और ऊंचाई के अलावा और चीजें दी जाएं, जैसे कि अगर हमें ये दिया जाए, देखो इसमें सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जैसे ही अगर हम आधार बदलेंगे, देखो यहाँ पे आधार दिया है वो b है, तो ये आधार है तो ये ऊंचाई है। अगर आधार आप इसे लोगे, इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा ये आधार होगा, तो फिर ये ऊंचाई हो जाएगी। और अगर हम इसे आधार लेंगे तो ये हमारी ऊंचाई होगी। तो आधार बदलने पे ऊंचाई बदल जाएगी। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों को हम आधार ले सकते हैं, पर जैसे ही हम आधार को बदलेंगे वैसे ही हमारी ऊंचाई भी उसी आधार के अकॉर्डिंग आएगी त्रिभुज की। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा त्रिभुज दिया जाए जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसकी तीनों भुजाएं दी हैं ए बी और सी। ठीक है, तो तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो उसके लिए होता है हमारा हीरोन का फॉर्मूला आता है, जिसे हम हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। वो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा हीरोन के सूत्र से √s s-a s-b और s-c। अब यहाँ पे ये जो s होता है इसको बोलते हैं हम अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप अगर आपको निकालना है तो सारे परिमाप को ले लो, a+b+c पूरा परिमाप होता है, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो s यहाँ पे ये होता है। ये तब लगाएंगे जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएंगी। इसमें एक और फॉर्मूला आता है कि अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जगह पे अगर किसी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं दी जाए और उनके बीच का कोण दे दिया जाए, मान लो थीटा है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो अगर हमें इस त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दी और उनके बीच का कोण दे दिया जाए, तो हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 AB sin थीटा। तो ये भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें थीटा दिया जाए तो ये त्रिभुज के अलग अलग फॉर्मूले हो गए। आधार ऊंचाई दिया जाए तब भी लगा सकते हैं, तीनों भुजाएं दी जाए तो भी लगा सकते हैं, और अगर हमें 2 भुजाएं दी जाए और उनके बीच का कोण दिया जाए तब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगले 2D शेप की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी खास बात ये होती है कि इसकी भी जो साइडें होती हैं ये तीनों साइडें सेम होती हैं। तो ये भुजाओं की लंबाई ए मान ली हमने। ठीक है, तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप तो बड़ी आसानी से आ जाएगा कि तीनों साइडों को जोड़ देना है, तो a+a+a, तो परिमाप हो जाएगा हमारा 3a।
अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसकी ऊंचाई फाइंड करनी हो तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, तो ऊंचाई हम निकाल भी सकते हैं। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे ये पूरी भुजा ए थी तो ये हो जाएगी a/2, और ये ए है ही, और ये हो गया हमारा लंब। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो अगर हमें लंब निकालना है, वही हमारी ऊंचाई है, तो ये यहाँ पे h² आ जाएगा k² माइनस ए स्क्वायर। अब k की वैल्यू यहाँ पे a है, तो a² माइनस a² / 4 आ जाएगा यहाँ। तो ये आ जाएगा 3a² / 4। ये किसके बराबर है, h² के। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h आ जाएगा √3a² / 4, यानी कि √3/2a, ठीक है। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऊंचाई अगर आप कभी फाइंड करनी हो तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, या आप निकालना सीख जाओ। तो अगर हमें प्रोसेस आती होगी तो और आसानी से हम बात कर पाएंगे। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होगी कि इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी और उसके तीनों कोण भी समान होते हैं, और वो सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ये तीनों ही कोण 60-60 अंश के होते हैं। तो ये हमारे समबाहु त्रिभुज की बात होगी। अगले 2D शेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये भी आयत के जैसा होता है। जैसे आयत में क्या खास बात थी कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान थी, इसकी भी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है। ये वाली इसके बराबर होगी, यानी कि AD = होगा हमारा BC के, और जो DC है वो = होगा AB के। तो AB = DC, ठीक है। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है, लेकिन देखो उस आयत में क्या होता था, सभी कोण 90 अंश के होते थे। इसका एक भी कोण 90 अंश का नहीं होता है, ठीक है। आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, क्योंकि उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, ठीक है। और इसमें देखो एक खास बात ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम ये याद रख सकते हैं इसके लिए, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन DB है ये वाली, और AC है, इन दोनों का ही मध्य बिंदु ये E है। तो E इन दोनों ही लाइनों के बीचों बीच में है, तो ये इसके बराबर होगा इधर, और इधर वाला हिस्सा इसके बराबर है। ये हमें इसमें पता चल गया। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। तो इसकी जो भुजाएं हैं उनको अगर हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। जैसे हमारा AB + BC + CD + DE, इसकी सभी भुजाओं को हमने जोड़ दिया, तो चारों भुजाओं को जोड़ने पे एक घेरा बन गया पूरा। तो इसकी बाहरी भुजाओं का योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप आ गया। ऐसे अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो ये 1/2 आधार × ऊंचाई किसका फॉर्मूला होता था, त्रिभुज का। अब इसमें ऐसे दो त्रिभुज बनते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें से केवल और केवल क्या हट जाएगा, 1/2 हट जाएगा और आधार × ऊंचाई आ जाएगी। अगर इसकी ऊंचाई h होती, ये जो लाइन है अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम बनाए और ये h हो, और ये जो आधार है इसका ये मान लो कि b है, बेस है, तो इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा b × h। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कोई कठिन चीज नहीं थी समांतर चतुर्भुज के लिए भी, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये हमने परिमाप लिखा है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये B है तो ये भी B होगा। अगर इस भुजा को AA मान लिया जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2
ए प्लस बी। तो ये इसका परिमाप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे इनको तो दो भुजाएं समान होंगी, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और बी सी इक्वल है डी ए के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये बात होगी हमारी समांतर चतुर्भुज की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला हमारा चतुर्भुज है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम रोम्बस। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि समचतुर्भुज मतलब समान चार भुजाएं होंगी इसकी। तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं ये समान होंगी। तो मान लो ये सारी भुजाएं ए की हमें दी है, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं समान हो गई। तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो परिमाप तो बहुत इजीली आ जाएगा। परिमाप हो जाएगा हमारा 4a, चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए हमें इसके विकर्ण चाहिए होते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेंगे। तो विकर्ण की लंबाई हमें पता होना चाहिए। तो ये विकर्ण है D1 और ये विकर्ण है मान लो D2। तो अगर ये विकर्ण हमें पता है तो इन विकर्णों की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, जैसे वर्ग होता था वर्ग, सेम वैसे ही हमारा समचतुर्भुज होता है। तो जैसे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती थी, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान है। उसमें खास बात क्या थी कि उसके विकर्ण समान होते थे, इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं। यहाँ पे जो D1 है उसकी लेंथ D2 के इक्वल नहीं होगी, लेकिन वर्ग में ऐसा होता है। ठीक है, इसमें एक खास बात ये होती है पर जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस जगह पे वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बराबर भागों में तो ये बटेंगी, साथ साथ ये 90 डिग्री का कोण और बनाएंगे इसके जो विकर्ण होंगे। तो ये हमारे समचतुर्भुज की खास बात होती है। बढ़ते हैं अगली फिगर की तरफ। अगला फिगर है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। तो इसमें क्या खास है कि इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और बाकी की दो भुजाएं समांतर ना हो, तो दो भुजाएं समांतर होंगी तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे ये ए और ये बी वाली लंबाई वाली भुजाएं हैं, ये समान है, ऊंचाई इसकी h मान ली हमने। तो अगर इसका हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी डी प्लस डी ए। तो चारों भुजाओं को ऐड करने पे इसका हमें परिमाप मिल जाएगा। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्षेत्रफल इस फिगर को देख के लिखना हो तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या किस किस लंबाई की, ए और बी की, तो ए प्लस बी इंटू उनकी बीच की दूरी है h, यही हमारे बीच की दूरी होगी। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ये भी कोई कठिन चीज नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है कि समांतर भुजाओं को जोड़ना है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा कर देना है और 2 का उसमें भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। बढ़ते हैं अगली फिगर की तरफ। अगला फिगर है हमारा समपंचभुज। इसको बोलते हैं हम समपंचभुज। इसमें
5 भुजाएं हैं और पांचों भुजाएं समान है। मान लो सभी भुजाओं की लंबाई एस 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 है। ठीक है, अगर हमें इसका परिमाप लिखना हो तो परिमाप तो बहुत इजीली आ जाएगा, 5 इंटू एस करेंगे तो परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने 5 और एस एक जैसे होते हैं तो स्मॉल बना दिया। लेकिन अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/4 अंडर रूट 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 2√5 और इन 2 में आ जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी क्या एस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कोई कठिन चीज नहीं है, एक ऐसी आकृति जिसकी पांचों भुजाएं समान हो उसे हम समपंचभुज कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट शेप है हमारी समषटभुज। ये जो शेप है दो, ये बहुत कम यूज होती है, बाई चांस अगर हो जाए तो हमें पता होना चाहिए। समषटभुज, इसमें समान 6 भुजाएं होंगी। षट का मतलब 6 होता है, इसे हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम रेगुलर पेंटागन बोलते हैं जो पंचभुज है इसका। मान लो इसकी भुजाएं हैं, सारी भुजाओं की लंबाई ए है, तो 6 भुजाएं होंगी और 6 की 6 भुजाओं की लंबाई ए है, तो परिमाप आ जाएगा सभी भुजाओं का योग, तो 6a हो जाएगा। और अगर हमें इसका क्षेत्रफल लिखना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे, सारे के सारे जितने भी 2D शेप हो सकते हैं उन सबके फॉर्मूले आ गए यहाँ पे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और सारे फॉर्मूलों को लिख लो, एक जगह पे एक चार्ट बना लो और कहीं जहाँ पे आप पढ़ते हो उस दीवार पे चिपका दो, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे जब आप इन्हें देखोगे तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे।